वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? तो हम अब अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो भी हमारी क्लास थी, फिज़िकल क्लास, उसमें जो भी टॉपिक पढ़ा था, उसके बाद हम ये अपना ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में जो है वो हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन की। इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन की, जो कि चैप्टर नंबर 3 मोशन, उसका एक टॉपिक है हमारा। अच्छा, अब इसमें फ्रिक्शन के टॉपिक्स में हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है, ना कोई ऐसे ख़ास डेरिवेशंस हैं, ना कोई ख़ास न्यूमेरिकल्स हैं, बट जस्ट अ थ्योरी। अब इसमें जो है सबसे पहला सवाल है डिफाइन फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स। डिफाइन फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं। फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन जो है डिफाइन की जाए तो उसको कहा जाता है कि फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स। फ्रिक्शन इज अ force that opposes motion between two surfaces in contact। यानी कि अगर आपके पास दो सरफेसेस हैं, दो सरफेसेस और वो कांटेक्ट में हैं, तो जब भी कोई दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं तो उनमें एक ऑपोजिशन आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकती हैं, ऑपोजिशन क्रिएट करती हैं, और उस ऑपोजिशन की फोर्स को फ्रिक्शन की फोर्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको हम यहां समझते हैं। देखें, जैसे कि आपके पास एक सरफेस है, आपके पास एक सरफेस है। सरफेस सीधी सी मुराद, मिसाल के तौर पे ये जो पेज है, ये भी एक सरफेस है। अब अगर मैं अपना हाथ इस पे ऐसे फेरता हूँ तो मुझे इसकी रफनेस महसूस हो रही है। अगर मैं अपना हाथ इस लैपटॉप पे फेरता हूँ तो मुझे एक रफनेस महसूस हो रही है। मतलब इस सरफेस या मेरे हाथ की सरफेस जब कांटेक्ट में आती है तो ये जो रगड़ होती है, ये जो हमें फील होती है, इसको फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसी तरह से अगर एक सरफेस बनाई जाए, एक बहुत अच्छा प्यारा सा सरफेस बनाया जाए और कहा जाए कि इस पे एक ब्लॉक रख दिया, इस पे एक ब्लॉक रख दिया, तो ये जो ब्लॉक है ये इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। ये सरफेस के साथ यहां से यहां से यहां से ये फिजिकल कांटेक्ट में है। तो लिहाजा अब आप ये जान सकते हैं कि अगर तो ये सरफेस है तो ये सरफेस तो मूव नहीं करेगा, लेकिन ये ब्लॉक मूव कर सकता है, और हम इसको ही मूव करवाएंगे बाय अप्लाइंग सम फोर्स। जब हम इसको मूव करवाते हैं तो हमें महसूस होती है कोई रुकावट, हमें महसूस होती है कोई रुकावट। कोई रुकावट यानी कोई रुकावट ही है, कोई है जो रुकावट पैदा कर रहा है, और उस रुकावट पैदा करने वाली ताकत को, कुव्वत को ही हम कहते हैं फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन कब एग्जिस्ट करेगी? व्हेन इट गेट्स इनटू प्ले। वो कब अमल में आएगी? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए फोर्स लगाते हैं, जब भी आपको वो रुकावट महसूस होती है। वो रुकावट किस वजह से है? इन दोनों सरफेसेस के कांटेक्ट में आने की वजह से जो ऑपोजिशन क्रिएट हो रही है वो रुकावट है। और ये सिर्फ किसी एक सरफेस की वजह से नहीं होती, क्योंकि सिंगल सरफेस पे अगर तो फ्रिक्शन है तो उस फ्रिक्शन का कोई काम ही नहीं है। फ्रिक्शन हमेशा उस वक्त अमल में आती है जब कोई कांटेक्ट होता है। तो लिहाजा इन दोनों ऑब्जेक्ट्स या सरफेसेस के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करती है मटेरियल पे। वो डिपेंड करती है मटेरियल पे। मटेरियल का मतलब ये है कि अगर तो ये बक्सा लकड़ी का है, लोहे का है, या किसी भी चीज़ का है, प्लास्टिक का है, तो हर केस में, हर अलग अलग कंडीशन में, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो आयरन हो, इन एनी आइदर केसेस जो फ्रिक्शन जो है वो डिफरेंट हमें ऑफर होगी। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन जो डिपेंड करती है ना, वो जो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं उनके मटेरियल पे भी डिपेंड करती है।
वुड और वुड में फ्रिक्शन अलग होगी, आयरन में फ्रिक्शन अलग होगी। सिमिलरली प्लास्टिक में फ्रिक्शन अलग होगी। इसी तरह वुड प्लास्टिक में भी फ्रिक्शन होगी, वुड आयरन में भी फ्रिक्शन होगी। इन सब में एक अलग फ्रिक्शन होती है और वो फ्रिक्शन एक कोएफिशिएंट या कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हमें मटेरियल्स के दरमियान बताई जाती है। उसकी बात अभी हम आगे चल के करेंगे। तो फ्रिक्शन क्या होती है कि जब भी हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, सॉलिड सरफेसेस की बात करते हैं, सॉलिड सरफेसेस जब कांटेक्ट में आते हैं तो जो रुकावट महसूस होती है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। और जिस डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, उस अप्लाइड फोर्स की एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको फ्रिक्शन मिलता है। और इस फ्रिक्शन को भी हम न्यूटन में मेजर करते हैं क्योंकि फ्रिक्शन इज अ फोर्स। अब कितना फ्रिक्शन ऑफर होगा ये अभी हम आगे पढ़ते हैं जब हम इसकी कोफिशिएंट या कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमने सिर्फ ये जानना था कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन हमने यहां समझ लिया है अच्छे से। अब हम आते हैं फ्रिक्शन की टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, अगर पहली टाइप है हमारे पास, पहली टाइप जो हमारे पास है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसमें ये होगा कि अगर तो ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ रेस्ट में है इन कांटेक्ट विद एन अदर ऑब्जेक्ट, लाइक व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट इन कांटेक्ट विद एन अदर, द फ्रिक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि जैसे कि ये सरफेस और ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, तो इस वक्त इनके दरमियान जो फ्रिक्शन पाई जाएगी उसको कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मींस स्टेशनरी या एट रेस्ट। तो ऐसी फ्रिक्शन को स्टैटिक कहेंगे कि जब ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे कांटेक्ट में है बट रेस्ट में है। नेक्स्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? यू नो कि हर चीज की एक लिमिट होती है। सो डेफिनेटली फ्रिक्शन की भी एक लिमिट होगी। फ्रिक्शन की लिमिट कहां से कहां तक होगी ये देखते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें बताते हैं कि व्हेन वन बॉडी इज जस्ट ऑन अ पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग और मूविंग ओवर द अदर, द फ्रिक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखें, जब एक बॉडी इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, वो स्लाइड करने वाली ही है या मूव करने वाली ही है या मूवमेंट को स्टार्ट करने वाली है, ऐसे पॉइंट को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यानी ये वो पॉइंट होता है जहां फ्रिक्शन जो है वो हथियार डाल देती है, इससे ज्यादा रुकावट वो नहीं पैदा कर सकती आपके रास्ते में। उस पॉइंट पे उस फ्रिक्शन को कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। यहां समझते हैं। अब जैसे कि ये बक्सा था, ठीक है, इस बक्से को आपने खिसकाना था बाय अप्लाइंग सम फोर्स, और आप जो है वो फॉर एग्जांपल फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन, और ये बक्सा एक सरफेस पे रखा हुआ है और इनके दरमियान कोई फ्रिक्शन मौजूद है। अब जैसे जैसे आप इस पे, पहले तो आपने इस पे कुछ फोर्स लगाई, तो आपने देखा कि भाई आपकी ये फोर्स नाकाफी थी, इसने चलना शुरू नहीं करा क्योंकि इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही फ्रिक्शन मिल रहा था जितना आप इस पे फोर्स लगा रहे थे। यानी अगर आप एक बक्से पे फोर्स लगा रहे हैं और बक्सा नहीं खिसक रहा, तो इसका मतलब है आप उतनी फोर्स लगा रहे हैं जितना फ्रिक्शन अपोज कर सकती है। मान लें आपने फोर्स को बढ़ा के 3 न्यूटन कर दिया, तो पता चला ये अभी भी नहीं खिसका क्योंकि फ्रिक्शन की लिमिट अभी भी 3 है। लेकिन आपने फिर फोर्स को बढ़ा के 3.5 न्यूटन कर दिया, तो आपने देखा कि अब इस 3.5 न्यूटन की फोर्स लगाने के बाद बक्से ने हिलना शुरू कर दिया, बक्से ने मूव करना शुरू कर दिया। जी हाँ, बक्से ने मूव करना, स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया। जिस पॉइंट पे वो स्लाइड करना स्टार्ट करता है, उस पॉइंट पे जो भी फ्रिक्शन होती है
उस फ्रिक्शन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ये उसकी आखिरी हद होती है, इसके आगे वो हथियार डाल देती है, इसके आगे वो फ्रिक्शन ऑफर नहीं कर पाती। अब ऐसे में जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है तो उस वक्त फिर यही फ्रिक्शन जो कि लाइक फॉर एग्जांपल 3.5 है तो यही रहती है, या इससे भी कुछ गिर जाती है लाइक 3.4 3.3, लेकिन इससे बढ़ती नहीं है। तो इस फ्रिक्शन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ने सिर्फ चलना शुरू किया, आप एक भारी बक्से को खिसका रहे हैं, आप एक गाड़ी को, ट्रक को धक्का लगा रहे हैं, पहले टायर बनते हैं फिर गाड़ी बनती है, और आप क्या कर रहे हैं कि इस ट्रक को, इस गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं। जब तक इस गाड़ी ने चलना शुरू नहीं करा, इसका मतलब है आपकी लगाई गई हर वो फोर्स, चले चाहे वो 100 न्यूटन ही क्यों ना हो, वो बैलेंस हो रही है फ्रिक्शन से। लेकिन जहां इसने चलना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि आपकी जीत हुई, फ्रिक्शन की हार हुई। समझ रहे हैं आप बात को? तो उस पॉइंट पे जहां फ्रिक्शन की लिमिट आ जाती है, उस फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। डेट्स इट। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक और डायनेमिक क्या होगा? काइनेटिक या डायनेमिक, काइनेटिक का मतलब होता है, या डायनेमिक का मतलब होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए, उस पर फोर्सेस लग रही हों। जब भी मोशन की बात होती है तो हम काइनेटिक या डायनेमिक की बात करते हैं। अच्छा, अब अगर एक बॉडी, when a body is actually sliding or moving over the other, the friction between them is called kinetic। अभी आपने पढ़ा कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है, कांटेक्ट में होते हुए रेस्ट में है, तो फ्रिक्शन स्टैटिक है। ये उसके बाद वाली ही बात है जो मैं तीसरे नंबर पे बता रहा हूं, कि अगर बॉडी अब स्टैटिक नहीं है, वो एक्चुअली स्लाइडिंग, अब वो चल रही है। आप देखें, पहले वो रुकी हुई थी, फिर वो पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग पे आई। जब रुकी हुई थी तो स्टैटिक फ्रिक्शन, जब वो पॉइंट ऑफ मूविंग स्लाइडिंग पे आई तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जब उसने चलना शुरू कर दिया तो ऐसे में वो फ्रिक्शन कहलाता है काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन, जो कि असल में लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद आता है, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से चंद वैल्यूज कम होता है। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे जब इस बक्से ने, इस गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया तो ड्यूरिंग द मोशन जो भी फ्रिक्शन होगा उसको कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ये सब की सब फ्रिक्शन ही हैं, उसी के टाइप्स हैं, उसी के बहन भाई हैं। ठीक है, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि ये फ्रिक्शन कुछ और है, फ्रिक्शन ही होती है, बस हम फ्रिक्शन की टाइप्स को पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या है? Rolling friction. What is rolling friction? When a body rolls over a surface, the friction between them, body and surface, is called rolling friction. अच्छा भी, अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ ट्रक की मिसाल दी थी, तो ट्रक या गाड़ी की मिसाल में आप देख रहे हैं कि सरफेस के साथ जो कांटेक्ट है वो ट्रक का नहीं है, बल्कि ट्रक के व्हील का है। तो ट्रक का व्हील जो है ना, वो स्लाइड नहीं कर रहा, वो रोल कर रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे स्लाइड करता है, खिसकता है, तो स्लाइडिंग है। अगर तो वो रोल करता है तो वो रोलिंग है। आप देखते हैं कि आपके घर में जो फर्नीचर होता है, ये बहुत प्यारी सी एक जो है वो अलमारी तो नहीं कहूँगा, लेकिन कोई भी फर्नीचर आपके पास लाइक बक्सा है, जो भी है, बहरहाल उसमें आप देखते हैं ये टीवी ट्रॉली है, ये आपके पास टीवी रखा हुआ है, इसमें आप मैच देख रहे हैं। ठीक है भाई, और इसमें जो है ये एक ट्रॉली है, ट्रॉली में ये अंदर यहाँ किताबें रखी हुई हैं, आप कुछ भी इस तरह से बना लें इसको। इसमें आप देखते हैं टायर लगे हुए हैं। भाई टायर क्यों लगे हुए हैं? इसने क्या कहीं जाना है चल के? इसने कहीं नहीं जाना चल के। आपने जब इसको खिसकाना है तो आपको खिसकाने में आसानी हो, क्योंकि अगर आप इसके टायर निकाल देते हैं तो उस वक्त ये सरफेस के साथ स्लाइड करेगी, और टायर लगा देते हैं तो ये रोल करेगी। याद रखेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर तो फ्रिक्शन रोलिंग होता है
पहिया लगा दिया जाए तो पहिए से रोलिंग फ्रिक्शन आता है, क्योंकि वो रोल करता है तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। अगर आप जो है वो, ये आपके पैर हैं अजीब से, कि आप शूज़ पहने हुए हैं, आप शूज़ पहने हुए हैं तो शूज़ आपका स्लाइड करता है, लेकिन अगर आप पहियों वाले जूते पहन लें, है ना, पहनते थे ना बचपन में, याद होगा, तो जब वो पहन के अगर आप चलते हैं तो फिर आप रोलिंग फ्रिक्शन में आ जाते हैं। सिमिलरली सी बात है, कोई भी चीज़ जो रोल करती है, आप बॉल बियरिंग्स की बात करते हैं, बॉल बियरिंग्स ज़्यादातर मशीनों में, साइकिल बाइक्स में हम बियरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कहीं किसी मूविंग पार्ट में इस्तेमाल होते हैं, कि जब एक पार्ट दूसरे पार्ट पे रोल करता है, मूव करता है, तो उसके दरमियान ये बियरिंग्स डाल दिए जाते हैं कि उनकी जो मूवमेंट है वो आसान हो जाए, फ्रिक्शन कम हो जाए, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? द नेक्स्ट वन इज फ्लूइड फ्रिक्शन, और फ्लूइड फ्रिक्शन को विस्कोसिटी भी कहा जाता है। अब देखें, फ्रिक्शन की एक और टाइप आ रही है, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या होता है कि frictional resistance in a flow of fluids, liquid or gas within a fluid medium is called fluid friction और viscosity। अभी तक हम जितनी frictions की बात कर रहे हैं वो solid surfaces के लिए थी, अब हम बात कर रहे हैं fluids के लिए। fluids का मतलब होता है liquid या gases, anything which flow, जो flow करती है। तो ऐसे में अगर आपके पास एक सरफेस है और सरफेस पे पानी बह रहा है, तो ये जो पानी है, पानी की जो मूवमेंट है, इसके अंदर इसकी अपनी लेयर्स होती हैं, तो इनके लेयर्स के दरमियान जो रुकावट होती है, जो फ्रिक्शन होती है, उसको फ्लूइड फ्रिक्शन या विस्कोसिटी कहते हैं। सिमिलरली अगर एयर है, एयर पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, वो जो एयर पार्टिकल की आपस में एक दूसरे से टक्कर होती है, या उन एयर पार्टिकल की सॉलिड से टक्कर होती है, या आपस में टक्कर होती है, तो उनका आपस में कांटेक्ट करना, एयर का एयर से कांटेक्ट करने में जो फ्रिक्शन होता है उसको एयर फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल से एक लेयर का दूसरे लेयर से रगड़ खाने को हम फ्लूइड फ्रिक्शन या विस्कोसिटी कहते हैं। आप देखते हैं अमूमन अगर आपके पास जो है वो एक जग है और जग में पानी है, और आप पानी को इस तरह से उंडेल रहे हैं, पानी नीचे गिर रहा है, और तो पानी में आप देखते हैं जग में कि पानी जब नीचे गिरता है तो सबसे पहले जो ऊपर वाली लेयर्स होती हैं वो नीचे गिरती हैं, एंड देन स्लो लास्ट वाली लेयर बाकी रह जाती है। क्यों? क्योंकि लास्ट वाली लेयर का कांटेक्ट सॉलिड से होता है, वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद अगली लेयर का फ्रिक्शन वाटर की अगली लेयर से होता है, तो वाटर टू वाटर फ्रिक्शन है, या इधर देखें तो सॉलिड टू वाटर फ्रिक्शन है। यानी जो पानी होता है वो ऐसे लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। लाइक दिस इज अ फर्स्ट लेयर का कॉन्टेक्ट सॉलिड से, सेकंड लेयर का कॉन्टेक्ट सेकंड लेयर से। तो ये जो आपस में इनका फ्रिक्शन होता है इसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, या इसको विस्कोसिटी कहते हैं। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच। So our next topic is define coefficient of limiting friction, write down its formula and unit। coefficient of friction या coefficient of limiting friction एक ही बात होती है। तो कोफिशिएंट की जो मैं बात कर रहा हूँ ये वही बात है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक कांस्टेंट होता है जो मटेरियल पे डिपेंड करता है। देखें, आप जब एक बक्से की बात करते हैं तो आपको पता है उसका वज़न है वेट, जो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, और सरफेस का रिएक्शन है आर, जो हमेशा अपवर्ड रिएक्ट करता है। आप इसको खिसकाने के लिए जब फोर्स लगाते हैं तो डेफिनेटली सी बात है आप उस पर भारी बक्से पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, हल्के बक्से पे कम फोर्स लगाएंगे। तो होता यह है कि जब आप इस पर फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। आप जैसे जैसे अपनी फोर्स बढ़ाते हैं फ्रिक्शन बढ़ती जाती है, एक वक्त आता है कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाती है। इसमें ये ऑब्जर्व किया जाता है कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, ये बढ़ रही है वज़न के बढ़ने से। यानी जितना भारी बक्सा होता है, ठीक है, जितना भारी बक्सा होता है,
हम यूँ कहते हैं कि उसको खिसकाना उतना ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, और उस पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो उसकी ज़्यादा हो सकती है। तो लिहाजा ये कहा जाता है या ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो भी फ्रिक्शन होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो डिपेंड करती है रिएक्शन के ऊपर। असल में इस पे ये 4 फोर्सेस लग रही होती हैं। अगर आप देखें तो एक अप्लाइड फोर्स, एक फ्रिक्शनल फोर्स, एक रिएक्शन और एक वेट। हम करते ये हैं कि हम रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, वो तमाम फोर्सेस जो एज अ रिएक्शन में आती हैं, हम उनको कंपाउंडेड जो है वो कंसीडर करते हैं उनको। तो लिहाजा हम इनका इफेक्ट देखते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर रिएक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब है वेट ज़्यादा है, और वेट ज़्यादा होने का मतलब है कि भारी बक्सा है, ज़्यादा अप्लाइड फोर्स लगानी पड़ रही है, और ज़्यादा अप्लाइड फोर्स लगाने का मतलब है कि उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन भी ज़्यादा है। तो लिहाजा ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ये ऑल डिपेंड करता है रिएक्शन फोर्स के ऊपर। सो मोर द रिएक्शन फोर्स, मोर द लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो डिपेंड करता है वो रिएक्शन पे करता है। जब आप इसका कांस्टेंट रिमूव कराते हैं, सो देयर इज अ सिंबल म्यू, एंड व्हाट इज म्यू? म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो म्यू है ये आपको वैल्यू देता है लाइक 0.1, 0.2, 0.3 वॉट एवर। ये वैल्यू आपको बताती है कि जो फ्रिक्शन है वो मटेरियल किस मटेरियल के दरमियान है। आइदर वुड के दरमियान है, आइदर वुड आयरन के दरमियान है, आइदर वुड प्लास्टिक के दरमियान है। तो ये कोफिशिएंट आपको मटेरियल जो कॉन्टेक्ट्स में होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी को बताता है, एंड डिपेंडिंग ऑन दिस कांस्टेंट वैल्यू हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफर की जाती है। अगर तो सरफेसेस का कांटेक्ट वुड है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ और है, और उसके कांस्टेंट कुछ और है, और उसके हिसाब से उसके लिमिटिंग फ्रिक्शन भी ज़्यादा है, और हमें उसके एतबार से ही ज़्यादा फोर्स लगानी है। जैसे कि आप अगर आयरन पे आयरन को फोर्स लगाएंगे तो माइट भी पॉसिबल वो कम वैल्यू हो, और वुड पे वुड की जो रगड़ है वो ज़्यादा होती है। तो इसी तरह हर कॉन्टेक्ट सरफेस की जो रगड़ है वो डिपेंड करती है उनके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। और अगेन इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। इसमें यहाँ पूछा है राइट डाउन इट्स फॉर्मूला। सो देखें, the ratio of limiting friction to the normal reaction acting between two surfaces in contact is called coefficient of friction. It is denoted by म्यू नॉट। फॉर्मूला F इक्वल्स टू म्यू आर। तो अगर आप इसको F लिख दें, स्मॉल f भी लिख सकते हैं, स्मॉल f इक्वल्स टू म्यू आर, या अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि रेशियो बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन टू रिएक्शन। ये फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, जिसमें आप जानते हैं कि फ्रिक्शन भी न्यूटन में होती है, रिएक्शन भी न्यूटन में होता है। सो इट हैज़ नो यूनिट, न्यूटन कैंसिल आउट। तो फ्रिक्शन की कोफिशिएंट का कोई यूनिट नहीं होता। इट हैज़ नो यूनिट बिकॉज इट इज़ अ रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। That's it. I hope it is clear to you. Thank you so much.